नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, कई विभागों के सवालों के दिए जवाब। कांग्रेस ने विधानसभा परिसर में तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री धामी ने अग्निवीर सैनिकों से किया संवाद। विभिन्न विषयों पर पूछे गए प्रश्नों का सहजता से दिया जवाब। बोले, मैं सैनिक पुत्र। उत्तराखंड में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप, सिर्फ अस्पताल और शिक्षण संस्थानों को मिलेगी पैनिक बुकिंग शुरू। असिस्टेंट टीचर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट का अहम निर्देश। याचिकाकर्ता को 10 दिन में प्रत्यावेदन देने के आदेश। डीईओ को 4 सप्ताह में निर्णय लेने को कहा। और उत्तराखंड के चौबाटिया में भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2026 का हुआ समापन। सेल्फ डिफेंस फोर्स के 120 जवानों ने लिया हिस्सा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में चल रहे बजट सत्र का आज दूसरा दिन रहा। सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक विभिन्न विभागों से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। वहीं सदन में सरकार ने आज नंदा राजजात को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। कर्णप्रयाग से विधायक अनिल नौटियाल ने सदन में कहा कि नंदा देवी राजजात यात्रा पहले 2026 में प्रस्तावित थी, लेकिन कुछ कारणों और मलमास पड़ने के चलते इसे अब 2027 में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने भराड़ीसैंण में अग्निवीर सैनिकों के रूप में भर्ती होने वाले कैडेट्स के साथ संवाद किया। संवाद के दौरान कैडेट्स ने मुख्यमंत्री से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे। इनका मुख्यमंत्री ने सहजता से उत्तर दिया। संवाद के दौरान शंकर सिंह राणा ने मुख्यमंत्री से पूछा कि सैनिक पुत्र होने के कारण आपने सैनिकों के जीवन और गतिविधियों को नजदीक से देखा है, क्या आपका मन सेना में जाने का नहीं हुआ? इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना में जाना अन्य सेवाओं की अपेक्षा अत्यंत सम्माननीय माना जाता है। हिमांशु रौतेला ने प्रश्न किया कि प्रदेश के मुखिया होने के नाते आप अपने परिवार को कैसे समय दे पाते हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई व्यक्ति राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय होता है तो उसकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। ये जो हमारे कैडेट्स अब सेवा देने जाएंगे, सच में आप सबका मैं कहूं कि यह अवसर भी हर किसी को नहीं मिलता है। देखिए, हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है और 140 करोड़ में से आप ही कुछ लोगों को जो है भारत माता की सेवा की, रक्षा की जिम्मेदारी मिलने वाली है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जब अभी यहाँ पर शानदार गीत हमारे कैडेट्स के द्वारा यहाँ पर गाया जा रहा था, सच में बहुत भाव विभोर करने वाला था कि अपने गांव से दूर जाकर कश्मीर की वादियों में, हिम ग्लेशियरों में, सीमांत क्षेत्रों में हम सेवाएं देते हैं और सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। आज भारत की सेना को दुनिया की सबसे पराक्रमी सेना माना जाता है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में जारी है और इसी बीच कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा और पलायन जैसे मुद्दों पर पूरी तरह विफल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है और युवाओं, किसानों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पलायन और जंगली जानवरों का आतंक बढ़ रहा है, जिससे गांव खाली हो रहे हैं। कि सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हो गई है, पूरी तरीके से फेल हो गई है। नौजवानों की आकांक्षा को, उनके रोजगार की आकांक्षा को इसने कुचला है। महिलाओं का अपमान आज हमारा सर झुका रहा है और भाजपा के लोग जिस तरीके से बलात्कार और दूसरे मामलों में उनके नामजद हो रहे हैं, उससे हम लोग पूरे राज्य की प्रतिष्ठा पर आज पहुंची है। उसके खिलाफ जो नारी अत्याचार है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। आज हम जो है नौजवानों की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं, किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार जुबानी जंग देखने को मिल रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष द्वारा की गई नारेबाजी को लेकर अब सरकार के मंत्री भी विपक्ष पर तीखा हमला बोल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 2 दिन में जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी की गई और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर आरोप लगाए गए, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये स्पष्ट रूप से कहना है कि विपक्ष 2027 की तैयारी कर रहा है। उसको पता है कि उसको सदन से बाहर आना है 27 में जनता इनको फिर से नकारेगी, तो अभी से प्रैक्टिस शुरू हो गई है। और जिस तरीके से विपक्ष का रवैया रहा है पिछले 2 दिन में, कल और आज, ऑनरेबल गवर्नर के अभिभाषण में जिस तरीके से नारेबाजी करी गई, जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए गए, उनको रत्तू तोता बोला गया, गो बैक के नारे लगाए गए, ये वो नारे थे जो टाइम पर सुनाई देते थे। बहुत ही दुखद है और उत्तराखंड की जनता कहीं ना कहीं आज इनका असली चेहरा देख चुकी है। जिन लोगों ने इनको चुन के भेजा है सदन के अंदर जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए, विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, ज्वलन मुद्दों का समाधान ढूंढने के लिए, ये उन जनता के साथ भी फरेब कर रहे हैं जिन्होंने इनको चुन के भेजा। मुझे पूर्ण विश्वास है जब 27 का चुनाव आएगा तो ये आज सदन के बाहर जो है ये परमानेंट सदन के बाहर रहेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने एक विदेशी मूल के व्यक्ति को जनजाति प्रमाण पत्र जारी होने का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना नागरिकता के उस व्यक्ति को ब्लॉक प्रमुख बना दिया गया और चुनाव प्रक्रिया में भी आपत्ति का समय नहीं दिया गया। नियम 58 के तहत इस मुद्दे पर बोलने की मांग को लेकर हंगामा बढ़ गया। इसके चलते सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता यशदीप आर्य ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से खास बात की। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी। सर, अभी चल रहा था सदन, एकदम से स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष का हंगामा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके देखते हैं? देखिए, आज मैंने कहा कि पक्ष निराश है, हताश है, उनके पास मुद्दे नहीं है। व्यवस्थित रूप से सदन की कार्रवाई चल रही थी। नियम 58 पर अध्यक्ष विधानसभा जी ने अपना निर्णय और बसपा के मित्र शहजाद जी उस पर बोलने के लिए जैसे ही खड़े हुए, ये सारे के सारे कांग्रेस के साथी खड़े हो गए, वेल के अंदर आ गए, पेपर दिखाने लगे और जब सदन की कार्रवाई को बाधित इन्होंने किया है और विधानसभा अध्यक्ष जी ने 5:15 तक कार्रवाई को स्थगित किया है। और मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस सदन को चलने देना चाहती, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाभ विपक्ष को ही होता है। मैं अभी भी उनसे अनुरोध करूंगा कि आप सदन को चलने दें, व्यवस्थित रूप से चलने दें। सदन नियमों से चलता है, किसी की दादागिरी से नहीं चलता। सर, लगातार विपक्ष जो है वो यही सवाल कर रहा है कि जो सरकार है वो चलने नहीं देना चाहती, सदन को छोटा रखती है। लेकिन नहीं, विधान कौन पैदा कर रहा है? विधान तो ये लोग पैदा कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं सदन चले, चलाइए। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी जी, जिन्होंने बताया कि जो विपक्ष है जो हमेशा सवाल उठाता है कि सदन चलने नहीं दिया जाता, लेकिन उसके बावजूद जब सदन चल रहा है तो वो जो विपक्ष है वो सदन नहीं चलने दे जा रहा है, जिसके कारण जो अभी जो है अभी के लिए जो स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पे हम भी लगातार यहीं पर खबर पे नजर बनाए हुए हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ यशदीप आर्य, जन टीवी, बरारी सैन। वन विभाग की एक बैठक में जनप्रतिनिधियों को शामिल न किए जाने पर पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने नाराजगी जताई है।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर होने वाली बैठकों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी जरूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अधिकांश समीक्षा बैठकों में सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाता है और वो खुद भी कई बैठकों में शामिल रहते हैं, लेकिन वन्य जीव से जुड़ी बैठक में जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया, जो विभाग की लापरवाही को दर्शाता है। मैं कहना चाहूँगा, मेरे मुख्यमंत्री जी ने किसी भी कोई बैठक हुई है, उन्होंने लोकसभा वाइज जो समीक्षा बैठक करी तो डेफिनेटली सभी लोगों को बुलाया गया और मैं मोस्ट प्रोबेबली सभी बैठकों में होता हूँ। लेकिन वन की वाइल्ड लाइफ की बैठक थी और वन विभाग द्वारा या विभाग की कमी कहूँ या बराबर जो उससे संबंधित है तो उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि क्षेत्र के प्रति उदासीनता है। क्षेत्र चाहे कहीं भी हो, विधानसभा चाहे परोला हो चाहे आपका धारचूला हो, वहाँ अगर कोई परेशानी है तो पूरे उत्तराखंड की परेशानी है और उस परेशानी का सॉल्यूशन करना हमारा कर्तव्य बनता है, इसीलिए हमको चुन के भेजते हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर क्षेत्र को लोहाघाट से परिवहन निगम की बस सेवा से जोड़ने की मांग को लेकर पंचेश्वर क्षेत्र के समाज सेवी गणेश पंत ने जनता मिलन कार्यक्रम में डीएम चंपावत मनीष कुमार को ज्ञापन सौंपा। गणेश जोशी ने बताया कि जिलाधिकारी के द्वारा इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया है। गणेश जोशी और सीमांत क्षेत्र वासियों ने कहा कि आज से 5 से 6 वर्ष पूर्व उत्तराखंड परिवहन निगम की बस लोहाघाट से पंचेश्वर क्षेत्र को चला करती थी, पर परिवहन निगम के द्वारा इस सेवा को बंद कर दिया गया। इसमें पंचेश्वर के करीब लगभग 5 साल करीब हो गए मेरे नॉलेज से कि बंद गाड़ी को। उससे पहले गाड़ी चलती थी, बराबर चलती थी। अब जो है वहाँ पर जब गाड़ियाँ चलनी बंद हो गई तो हमें बहुत परेशानी आ रही है इस विषय में। सोचता रहा, कोई भी इस बात के लिए उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर मैं कल जो है अपनी तरफ से जिला मुख्यालय गया, वहाँ पर दरबार लगा था। मैंने उस दरबार में अपनी अर्जी लगाई। उस अर्जी के माध्यम से उन्होंने वहाँ पर जो है तनकपुर में भी बात करी, जो AR कौन क्या होते हैं, तो उन्होंने उनके साथ बात हुई। डीएम साहब का कहना था एक तो बॉर्डर क्षेत्र है, उसको वंचित नहीं रखा जाएगा। मैंने कहा सर वहाँ दूसरी हमारी शिक्षा सब लोहाघाट है, हमारा इलाज सब जो भी अस्पताल है सब लोहाघाट है, ब्लॉक हमारा लोहाघाट है, तहसील हमारी लोहाघाट है, हमें बिल्कुल ही वंचित कर रखा है। तो उन्होंने कहा भाई ये गाड़ी चलेगी तो चलेगी, लेकिन मैंने कहा सर अब ये मेला आ रहा है हमारा, अब ये मेला जो नवरात्रि आती है 10 दिन का चलता है हमारा उसमें कम से कम। तो अब गाड़ी वाली बात आ रही है। यहाँ ऑफिस में जा रहा हूँ तो कह रहे भैया वहाँ सवारी नहीं है। भाई जब रोड में गाड़ी नहीं चलेगी तो सवारी कहाँ से आएंगे? वो देखे तो कहाँ आती है, सब ले जाते हैं उधर को। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर क्षेत्र को लोहाघाट से परिवहन निगम की बस सेवा से जोड़ने की मांग कई दिन से ग्रामीण करते आ रहे हैं। आज एक बार फिर क्षेत्र के समाज सेवी ने ये मांग की। सर के करीब लगभग 5 साल करीब हो गए मेरे नॉलेज से कि बंद गाड़ी को। उससे पहले गाड़ी चलती थी, बराबर चलती थी। लोहाघाट नगर पालिका परिषद के ट्रेंचिंग ग्राउंड में वर्षों से इकट्ठा लेगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण का काम शुरू कर दिया गया है। इसका शुभारंभ पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने किया। इसके लिए ट्रॉमल मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए कचरे को जैविक, अजैविक और इनर्ट श्रेणी में वैज्ञानिक पद्धति से उसका प्रबंधन किया जा रहा है। इससे पुराने कूड़े के ढेर को खत्म करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को और स्वच्छता को भी बढ़ावा मिलेगा। नगर पालिका के ट्रेंचिंग ग्राउंड में काफ़ी वर्षों से लेगेसी वेस्ट की समस्या बनी हुई थी, जिसकी DPR हमने शासन को प्रेषित की गई थी, क्योंकि शासन के सरकार के टॉप प्रायोरिटी में अभी वेस्ट निस्तारण है। इसलिए वर्तमान में हमारी जो ट्रेंचिंग ग्राउंड में कूड़ा है उसके निस्तारण के लिए ट्रॉमल स्थापित कर दी गई है। ट्रॉमल का विधिवत शुभारंभ भी आज से कर दिया गया है और शीघ्र ही पूरा जो भी लेगेसी वेस्ट है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही मेरी ये अपील भी है लोगों से कि जो भी कूड़ा वर्तमान में जनरेट हो रहा है उसको घरों से, क्योंकि नगर पालिका कलेक्ट कर रही है घरों से, तो उसको घरों से ही गीला और सूखा कूड़ा अगर हमें पृथक करके लोगों का सहयोग प्राप्त हो जाए तो भविष्य में इस तरीके की कोई भी संभावना लेगेसी वेस्ट जैसी संभावनाएं नहीं बनेंगी। नगर पालिका लोहाघाट द्वारा जब टचिंग ग्राउंड बनाया गया था तो उस समय ही सोच करके इस प्रकार से बनाया गया था कि आने वाले समय में हम वैज्ञानिक तरीके से जो कूड़े का निस्तारण करेंगे और साथ ही साथ उसमें जितना भी हमारा लेगेसी वेस्ट एकत्रित हुआ है
उसको अलग अलग करने के बाद और जो वहाँ से खाद बनेगी, खाद हमारे जो लोकल के किसान हैं उनको और साथ ही साथ जो घरों में हम गमले लगाते हैं उनमें प्रयोग करने के काम आएगी। और आज वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी का धामी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तराखंड में जो भी लेगेसी वेस्ट एकत्रित हुआ था हर शहर में, उसके निस्तारण के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है और लोहागढ़ नगर पालिका द्वारा तुरंत ही उसमें उसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुड़की के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्रेया लाइफ साइंसेज कंपनी में 1 महीने के बाद ही दोबारा लेबर ने हंगामा कर दिया। इन्होंने कंपनी प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए भगवानपुर पुलिस से न्याय की मांग की। आपको बता दें कि भगवानपुर के रायपुर सिसोना क्षेत्र स्थित श्रेया लाइफ साइंसेज नाम की कंपनी में मानकों के अनुरूप सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन न देने पर 6 फरवरी को लेबर ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ था। हाँ, उन्हें हमें निकालना गया दोनों को, कारण हमें अब तक भी हमारी कुछ भी गलती नहीं है। हम ईमानदारी से दोनों काम कर रहे थे और भी हमारे साथ जो महिलाएं हैं, अब भी इन्होंने ये बोला है कि हम आदेश को और प्रियंका को नहीं लेंगे और सबको लेंगे। हमें ये बताया, हम दोनों ने खून किया था, जो मतलब हम ये नहीं कर रहे। बताओ हमारी गलती, बताओ। हम अपनी गलती मानने के लिए 1000 खरीद तैयार है, लेकिन बगैर गलती के हमें निकालना जा रहा है। ये सही नहीं। ये श्रेया लाइफ साइंस कंपनी है और पिछले महीने लगभग 6 दिन तक हमारा धरना चलता रहा बाहर बैठ के शांतिपूर्वक कि भाई हमारे पैसे नहीं बढ़ाए जा रहे थे। और उसको 6 दिन के बाद सहमति पत्र बना और सारी मांगे जो थी हमारी 10-12 मांगे थी वो मान ली गई थी। हमारी सैलरी बढ़ना, ओवर टाइम डबल देना, ये सब कुछ उन्होंने कंपनी के HR HOD और ठेकेदार सबने साइन करे, मोहर करी कंपनी की। और फिर धीरे धीरे इन्होंने कुछ को निकालते रहे 10-15 जने निकाल दिए। फिर हम इकट्ठा होकर पूछ रहे थे कि हमारी सैलरी जब आई तो सैलरी वही पुराने रेट से आई। ये पिछले महीने का कुछ विवाद था कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर के बीच का, वो तात्कालिक रूप से उसी समय सुलझा लिया गया था और सभी वर्करों को कॉन्ट्रैक्टर ने काम पे वापस भी ले लिया था। अभी कल भी कुछ जानकारी में आया है कि कुछ जो वर्कर है वो काम करने से इनकार करते हैं और अपना सही समय पे और सही तरह से काम नहीं कर रहे, लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। जो कंपनी के वर्कर है उन्हीं को परेशान कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के। तो उसी के अनुसार उनको कल बताया भी गया, समझाया भी गया और फिर उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, जिससे कि हमें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में जो बेचेज थे उसकी भी काफ़ी हानि हुई है, काफ़ी लॉस भी हुआ है। बेबुनियाद बातें हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर ऐसा कुछ है तो उसको हमें नाम के साथ में उजागर करना चाहिए। ऐसे लोगों को हम तुरंत बाहर भी करेंगे अगर सच्चाई है तो। हरिद्वार प्रेस क्लब में भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर निहंदपुर सुठारी गांव के पास बहने वाली बाणगंगा नदी में अवैध खनन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि परमिशन की आड़ में पोकलैंड और जेसीबी मशीनों से बड़े पैमाने पर खनन सामग्री निकाली जा रही है, जिससे नदी और आसपास के क्षेत्र को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। संगठन के मीडिया सलाहकार फैजान ने बताया कि खनन करने वाले लोग नदी क्षेत्र में गहरे गहरे गड्ढे खोद रहे हैं। इसके साथ ही गरीबों को आवंटित किए गए पट्टों की जमीन भी खोदी जा रही है। अवैध खनन के लिए खोदे गए गड्ढों के कारण कई बार हादसे भी हो चुके हैं। मेरे गांव के पास में बाणगंगा नदी पड़ती है, जिसमें समस्त गांववासी की तरफ से रात के अंधेरे में खनन को अंजाम दिया जाता है। पॉपलाइन जैसी मशीनें, जेसीबी जैसी मशीनें वहां पर अवैध खनन करती है, जिससे ग्राम समाज ज़मीन को हानि पहुंची है। और जो सरकार के द्वारा जो गरीबों को जो पट्टे दिए जाते हैं अपना परिवार चलाने के लिए, उन पट्टों को भी खोद दिया गया है। तो आज मैं अपने जिलाधिकारी डीएम साहब से मांग करता हूं कि सबसे पहले तो जो हमारे सरकारी भूमि पट्टे हैं उनकी जांच की जाए, फिर दूसरा जो ग्राम समाज ज़मीन को अवैध खोदा जा रहा है उनकी जांच की जाए, और तीसरा ये है कि जो वहाँ पर पॉपलाइन जैसी मशीनें और जेसीबी मशीनें चल रही है उनकी परमिशन कौन दे रहा है,
उनकी जांच की जाए। हरिद्वार कलेक्ट्रेट सभागार में सतत विकास लक्ष्य एवं पीएम गतिशक्ति विजन 2047 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता नियोजन विभाग के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार पंत ने की, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस उत्तराखंड के तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर पंत ने कहा कि सतत विकास के 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और संवेदनशीलता के साथ काम करना जरूरी है। और आपको पता होगा कि सतत विकास में पूरे देश में फर्स्ट रहे हैं। तो हम अगर लास्ट जो नीति आयोग की रैंकिंग आई थी वो फर्स्ट आए, तो आज हम इस वर्कशॉप में जिले को देखना चाहेंगे, जिले की क्या प्रोग्रेस। फर्स्ट हम जरूर आए, फर्स्ट को मेंटेन भी रखना है। तो ऐसे हमें जिले में जा करके उनकी स्थिति जहाँ पे वो वीक है, जहाँ पे वो कमजोर है, वो हम दिखाने की बात करें कि भाई यहाँ पे आपको नया करने की क्या रहा है। साथ ही साथ आज की कार्यशाला विजन 2047 की भी बात करें, तो हमने 2030 तक का विजन बनाया है। विजन 2000 जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री का भी जो उन्होंने निर्देश दिए हैं कि हम विकसित भारत और विकसित प्रदेश की बात करें, तो 2047 तक उसका विजन की हम चर्चा करेंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।